बच्चों, द सोशल एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने एनसीईआरटी की सोशल साइंस की हिस्ट्री के टॉपिक करवाने स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें 2 टॉपिक हमने करवा दिए हैं पहले, और आज हम तीसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम डाल लें बना के तो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। देखिए, आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर यानी नगर सबसे पहले कहाँ बसे थे, कैसे विकसित हुए थे, इसके प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिलते हैं, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए, अभी हम शुरू कर रहे हैं। वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसका सॉल्यूशन भी होगा थोड़े दिन में। इसके लिए भी आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैनेज कर लें, हेडफोन वगैरह लगा लें, ताकि आवाज़ अच्छी से सुनाई दे जाएगी। सारे टॉपिक हम अच्छे से कवर करवाएंगे। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स तो पढ़नी पड़ेंगी। अब हम धीरे धीरे करके सारे अच्छे से कर लेंगे, तो ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन सभी आते हैं, एनसीईआरटी में से ही आते हैं सभी। जो भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे लो तो एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी। इसलिए क्यों ना हम अभी से पढ़ना शुरू कर दें, ताकि आगे कोई एग्ज़ाम दे तो उसमें दिक्कत ना आए। इसलिए आपसे भी यही प्रार्थना है कि आप भी अच्छे से इसको पढ़ लें। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके आप शॉर्टकट में पढ़ोगे तो आगे फिर दिक्कत आएगी। इसलिए उसको अच्छे तरह से पढ़ लोगे तो समझ भी आ जाएगा, याद भी रहेगा लंबे समय तक। समझ के याद करते हैं तो लंबे समय तक याद रहता है। देखिए, आप शुरू कर रहे हैं आज आरंभिक नगर। जैसे मैंने पहले भी बताया था, हमारी सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। इसी के प्रमाण मिले हैं सबसे पहले। और इस टॉपिक में भी हड़प्पा सभ्यता, या जिसे बोले सिंधु सभ्यता भी बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो भी स्थान मिले हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सबसे ज़्यादा सिंधु नदी के आसपास ही मिले हैं। इसलिए सिंधु सभ्यता भी बोल सकते हैं, या फिर हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला खोजा गया नगर कौन सा था? हड़प्पा। इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता वाला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। कोई भी एग्जाम दे लो, उसमें हड़प्पा सभ्यता में से 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। और ये आगे की क्लासेज में, चाहे तो आप 11th 12th में देख लो, हड़प्पा सभ्यता का लेसन ज़रूर मिलेगा। तो 6th क्लास में बेसिक सा इसके बारे में दे रखा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से ध्यान लगा कर पढ़ें। देखिए, पुराने भवन का संरक्षण। ये 2 दोस्त हैं, ये खेल रहे हैं, तो इनका ध्यान जाता है कि कुछ लोग किसी खंडहर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनके लिए तो ये यूजफुल नहीं लगता कि किसी कोई पुराना सा भवन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या उसका क्या लॉजिक है? ये सोचते हैं कि क्यों बेकार में बातें कर रहे हैं। उन लोगों को सुना उन्होंने कि वो क्या कर रहे हैं। एक महिला कह रही, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा। यानी वो जो भवन है, पुराना खंडहर है, जो बची कुची अवस्था में मिला है, तो उसमें कुछ वास्तुकला की वस्तुएं मिली हैं। तो उसमें वो बातें कर रही हैं कि इतनी अच्छी नक्काशी देखी हमने कभी नहीं देखी। हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए उसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यानी पुराने खंडहर हैं, इसके ये कहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ पर हड़प्पा की ही बात हो रही है। तो इसकी संरक्षण करना तो उनका सरकार का काम है। उसको सुरक्षित रखेंगे तभी तो हमारी पुरानी सभ्यता के बारे में हमें पता लग पाएगा। देखिए, आगे शुरू करते हैं हम। हड़प्पा की कहानी, यानी इसमें हड़प्पा के बारे में दिया गया है कि कैसी थी हड़प्पा सभ्यता, कितने साल पहले इसको खोजा गया था, कैसे खोजा गया था, इसका पता कैसे चला हमें, और कितनी पुरानी है ये, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, ये सब इसमें आगे दिया गया है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है, यानी उसमें जो भी मिला है प्रमाण, उससे
उसके बारे में पता चलता है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, पंजाब यानी आप सॉरी, भारत में जो पंजाब है उसको ना समझें। जो पहले भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले जो पंजाब था, जो वर्तमान में पंजाब में है, आधा हरियाणा में ना सॉरी भारत में भी है और पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान के पंजाब की बात हो रही है यहाँ पर। रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ये मैंने पहले बता दिया कि आधुनिक पाकिस्तान में जो पंजाब है वहाँ पर हड़प्पा पूरा स्थल मिला है। उन्होंने सोचा कि ये ऐसा खंड है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। उस टाइम पे जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब उन्हें ये नहीं पता था कि ये हड़प्पा है, यहाँ पे कोई सभ्यता थी यहाँ पर। वो तो उनको ईंटें मिली तो उन्होंने सोचा कि रेलवे लाइन बिछाने में क्यों ना इनका यूज़ कर लें। तो इसके बाद में वो खुदाई करते हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ें मिलती रहती हैं, इतनी ईंटें मिलती हैं और भी प्रमाण मिलते हैं। बाद में पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई सभ्यता थी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई जो मिट्टी के नीचे दबी हुई थी, बाढ़ वगैरह से बहुत नीचे भी दब गई थी, कई सालों पुरानी है। तो वो उनको खोद कर निकाला गया था तो बहुत ही पुरानी जो इमारतें थी कुछ तो नष्ट हो गई, ईंटें निकाल ली गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। जब उन्होंने पुरातत्वविदों ने उस स्थान को ढूंढा, वहाँ पर खोजा गया, तब वहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिली तो पता चला कि ये तो बहुत पुराना है। देखिए आगे देखते हैं। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ये पहले ही बता दिया मैंने कि हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया नगर था, इसी वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता ही कहा जाता है। इन शहरों बाद में और भी मिले हैं, मोहनजोदड़ो भी मिला है, चहुदड़ो भी मिला है, लोथल, रंगपुर, बहुत सारे नाम पढ़ोगे आप आगे, लेकिन सबसे पहले मिला हड़प्पा नगर है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इतने पुराने हैं ये, बाद में खोजा गया है तब पता चला है। देखिए आगे करते हैं। इन नगरों की विशेषता क्या थी? यही क्वेश्चन आपके बड़े क्वेश्चनों में भी बन जाएंगे और इसमें से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप भी बनेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ये बन जाएगा नगरों की विशेषताएं। उस समय जो हड़प्पा सभ्यता में जो नगर मिले हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, देखते हैं विशेषताएं। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, यानी नगर को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है। एक पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, यानी नगर को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक को बोलेंगे पश्चिमी भाग और एक को बोलेंगे पूर्वी भाग। पश्चिम भाग था, ऊंचाई पर था लेकिन छोटा था, उसे क्या बोलेंगे? दुर्ग, नगर दुर्ग। लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर। ये नगर की विशेषता में आपको लिखना होगा तब। और ये भी आ सकता है नगर दुर्ग कौन से होते थे, यानी पश्चिमी भाग जो छोटा था, यानी हो सकता है कि प्रशासक वर्ग या उच्च या निम्न वर्ग में बांटा गया हो। वो नगर दुर्ग में जो उच्च वर्ग हो या शासक वर्ग हो वो रहते हों, या अनुमान लगाते हैं, ऐसा अभी प्रमाण नहीं मिला है लेकिन अनुमान लगाया गया हो। निचला हिस्सा जो इसमें आम लोग रहते हों। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। देखिए कितनी, इसका मतलब वास्तुकला उनकी कितनी अच्छी थी कि इतने सालों बाद भी वो यूजफुल हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। मजबूत थी तभी तो इतने सालों बाद तक बची हुई हैं ये। देखिए देखते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों
ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, पंजाब में अभी बताया था, पंजाब प्रांत में और सिंध प्रांत में, भारत के गुजरात में मिला है, राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ये आप एसएस पढ़ रहे हो, सोशल साइंस पढ़ रहे हो, तो उसमें मैप को ज़रूर जान लें। सबसे पहले सारे स्टेट्स, इंडिया का मैप लेके उसमें सारे स्टेट्स के बारे में जानकारी कर लें, ताकि जो भी टॉपिक समझाया जाए उसमें मैप की ज़रूरत पड़ती है। मैप ही नहीं पता होगा कौन सा स्टेट कहाँ पर है तो समझ नहीं आएगा। इसलिए आपसे बार बार बोला जाता है कि आप मैप को ज़रूर पढ़ लें, देख लें, उसको समझ लें, उसके बाद में अच्छी तरह से पता चल जाएगा और बार बार उनके बारे में बताया जाएगा, भूलोगे भी नहीं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। यहाँ पर अलग अलग स्थानों से ये चीज़ें मिली हैं। देखिए यहाँ पर मैप भी दिखाया गया है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। देखिए ये रहा सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है, इसी पे ये है सिंधु नदी, ये है। तो यहीं पर ये हड़प्पा तो है रावी नदी के ऊपर, लेकिन जो भी स्थल मिले हैं, पुरास्थल मिले हैं, वो सारे लगभग ज़्यादातर सिंधु नदी के पे मिले हैं। यानी पहले जो थे वो सिंधु नदी पे सबसे ज़्यादा थे, वर्तमान में नहीं कह सकते, बाद में तो बहुत सारे भारत में भी खोजे गए हैं, पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में बहुत सारे मिले हैं। लेकिन प्रारंभिक टाइम की बात है, जब इसको खोजा गया था तब की बात करें, तब सबसे ज़्यादा सिंधु नदी पे मिले थे, इसलिए इसे सिंधु नदी बोल दिया गया। और हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता बोल दिया गया, जो कि रावी नदी पे है। ये भी क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, हड़प्पा किस पे है, रावी नदी पे है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे इसमें। इधर बाद में तो धोलावीरा है, सुतकोतला है, ये गुजरात में मिले हैं, इधर राखी गढ़ी है, कालीबंगा है, ये उसमें हरियाणा में मिले हैं। इस तरह के बहुत सारे हैं। देखिए आगे करते हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। यानी जो नगर दुर्ग है उसमें कुछ नगरों में तो क्या है, नगर दुर्ग कौन सा था, जो छोटा होता था, ऊंचाई पे था, और उसमें पश्चिमी हिस्से में बसा हुआ था। इनके अलग अलग दोनों की डिफरेंस पता कर लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। ये भी क्वेश्चन बनेगा, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, महान स्नानागार मिला है। ये बार बार क्वेश्चन बनेंगे। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। आपसे मोहनजोदड़ो के तालाब जो स्नानागार है उसकी विशेषताएं भी पूछ सकते हैं, या फिर ये कहाँ पर मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, ये किससे बना हुआ था, ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, ताकि पानी का रिसाव ना हो पाए, पानी लंबे समय तक टिक पाए। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। आगे देखिए, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। वहाँ उसको स्नानागार को देख के अनुमान लगाते हैं कि शायद कौन यूज करते थे, विशिष्ट नागरिक, विशिष्ट दो खास लोग थे वही यूज करते थे। पुजारी वगैरह करते होंगे या उच्च वर्ग के करते होंगे, जो पूजा वगैरह करते वही करते होंगे। ये अनुमान लगाया गया है कि इतने अच्छी तरह से व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है, तो कुछ खास मकसद के लिए बनाया गया होगा, ये अनुमान लगाया जाता है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ये सारे जैसे स्नानागार हैं, अग्निकुंड हैं, ये किस में बताए गए हैं, दुर्ग, नगर दुर्ग में मिले हैं। कालीबंगा, लोथल जो गुजरात में है, कालीबंगा जो राजस्थान में है। ये आप मैप देखोगे तब पता चलेगा। अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड यानी जहाँ हवन करते हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, यानी
स्टोर करके रखा जा सके, अनाज वगैरह स्टोर किया जा सके, उसे बोलेंगे भंडार गृह। वो मिले हैं कहाँ कहाँ पर? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, यहाँ से मिले। इनके नाम पूछे जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के सुनाएंगे तो उसमें पूछे जाएंगे भंडार गृह कहाँ कहाँ मिले हैं, तो ये नाम याद रख लें आप। ये लेसन में से ही ये बन जाते हैं क्वेश्चन। देखिए ये महान स्नानागार दिखाया गया है, देखिए कितना अच्छी तरह से बनाया गया है। उस मतलब इतने सालों पहले की बात है, उस टाइम पे आप अनुमान लगा सकते हो। देखो सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं, ये तालाब ये बनाया गया है। इधर अब कमरे तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कुछ अवशेष है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर बाहर कमरे भी बनाए गए हैं। देखिए देखिए कितना अच्छी तरह से इसकी ईंटें अभी तक वैसी की वैसी जमी हुई हैं, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ईंटें भी कितनी अच्छी होंगी। देखिए आगे करते हैं। महान स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, सॉरी। आगे करते हैं। भवन, नाले और सड़कें, यानी जो भवन मिले हैं, भवन बनाए गए हैं उन नगरों में, नाले और सड़कें, ये भी व्यवस्था उस टाइम पे थी, क्योंकि नगर थे वो। तो इनमें इतने अच्छे अच्छे भवन कैसे बनाए गए थे, उनमें नाले की व्यवस्था कैसे की गई थी और सड़कें कैसी थी, ये सब हम जानेंगे। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। ये आपको घरों की विशेषता के बारे में पूछ सकते हैं। यानी इसमें हर एक पैराग्राफ बहुत ही यूजफुल है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। घर के आंगन के चारों, ये आपको अब तो ऐसा लग रहा है कि वो ये क्या कोई काम की चीज़ें हैं, लेकिन ये इसी में से क्वेश्चन बनेंगे। चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ये अभी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन इसके अवशेष मिले हैं। कई घर मिले हैं, उनमें कोई 1 मंजिला है, कोई 2 मंजिले हैं, और फिर स्नान घर मिले हैं, कहीं पे कुएं मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे भवनों में ऐसा होता था। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, उन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। देखिए इतने साल पहले इतना विकसित, वर्तमान में देखते हैं वैसी नालियों की व्यवस्था है। आजकल भी तो ऐसा ही होता है, मेन सड़क की नालियाँ उनसे जोड़ दिया जाता है घरों की नालियों को। आज तो इतना विकसित हो गया है कि ये सब व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन इतने सालों पहले ये व्यवस्था थी, तो योजनाबद्ध तरीके से तो बसाया गया होगा, तभी तो ये नालियाँ वगैरह बनाई गई हैं, एक जैसी हर जगह मिली हैं। तो कुछ ना कुछ तो बहुत ही ज़्यादा, यानी इसके वास्तुकार वगैरह सब योजनाबद्ध तरीके से ही बनाया गया होगा, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। सॉरी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। बीच बीच में मेन होल बना दिए ताकि बीच बीच में उनको सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। योजनाबद्ध से होगा तभी तो इस तरह से बनाया गया है कि सड़कें ऐसी होंगी, नालियाँ इस तरह से घरों से मेन उसमें नाले में जाएंगी, इस तरह से तो योजना होगी। पहली योजनाबद्ध तरीके से नगर बसाया होगा तभी तो हुआ होगा। देखिए सॉरी, आगे करते हैं। नगरीय जीवन, नगरों का जीवन कैसा था ये देखते हैं आज। इसमें हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। ये जो प्रमाण मिले हैं उससे अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये अच्छी तरह से योजनाबद्ध तरीके से मिला है, तभी अनुमान लगाते हैं कि योजनाकार भी होंगे यहाँ पर। नहीं तो इतने अलग अलग जो पुरास्थल मिले हैं अलग अलग जगह पे, पाकिस्तान में भी मिले हैं, भारत में भी मिले हैं, इन सब को एक जैसा कैसे विकसित किया गया होगा? एक जैसी मिले हैं तो इसका मतलब तो योजनाबद्ध तरीके से तो बसाया ही गया है। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को
भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। ये अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि यहाँ शासक लोग भी हों, तभी तो इतना नगर विकसित भी हैं और अच्छी तरह से बसाए गए हैं, और सभी एक जैसी वस्तुएं योजनाबद्ध तरीके से सब कुछ किया गया है, तो शासक लोग तो होंगे ही। ये अनुमान लगाते हैं शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी के बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। ये चीज़ें मिली हैं, मन के सोने चांदी के आभूषण, ये सब कीमती चीज़ें मिली हैं। इससे अनुमान लगाते हैं कि शायद शासक लोग रखते हों इनको। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते थे ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। मोहरें तो मिली हैं, हमें बहुत सारी मोहरें मिली हैं, वर्गाकार, आयताकार, इस तरह की, उन पे लिखावट मिली है, तो इसका मतलब लिपिक, जिसे बोलेंगे इंग्लिश में कलर, वो भी होंगे, तभी तो उन पे लिखा गया है। आगे देखते हैं, ये नगरों का जीवन कैसा होता था इसके बारे में दिया गया है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। यानी शिल्पकार भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर उपयोगी वस्तुएं मिली हैं और वहाँ से उपयोगी धातु वस्तुएं लाते थे, लंबी यात्राओं पे जाते थे। एक ही जगह पे तो सारी चीज़ें मिली नहीं हैं। जैसे हड़प्पा में जो भी शिल्प की वस्तुएं मिली हैं, तो वो ये तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ही सारी मिल गई हैं, उसके लिए भी और दूसरे देशों से भी आयात भी किया जाता था। कच्चा माल वगैरह आयात किया जाता था जो वस्तुएं बनाने के लिए, और साथ ही क्या लाते थे, उनकी किस्से कहानियाँ भी मिली हैं। यानी हड़प्पा की तो और दूसरी सभ्यता में, जैसे उसकी समकालीन सभ्यता कौन सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उनकी चीज़ें हमारी हड़प्पा में मिली हैं, हड़प्पा सभ्यता में, और हड़प्पा सभ्यता की मेसोपोटामिया में मिली हैं। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद सुदूर देशों में आपस में व्यापार भी होता था, उनका आना जाना भी होता था, उनकी किस्से कहानियाँ उसमें मिलती हैं, एक दूसरे के आपस में मिलती हैं। इसका मतलब तो उनका लेन देन भी होता था। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे, यानी कई खिलौने भी मिले हैं, आगे दिखाए भी गए हैं। देखिए ये क्या है, ये मोहर है, ये मिली है, यहाँ पर लिखावट ये रहा, ये अक्षर मिले हैं। इनको आज तक पढ़ा नहीं गया है, पढ़ने में कामयाब नहीं हुए हैं। और ये मिट्टी के पके हुए खिलौने मिले हैं, ये मोहर है। देखिए उस समय पर कितनी अच्छी तरह से बनाया गया है। इस पे कुबड़ वाले बैल की भी चित्रकारी देखो कितनी अच्छे से की गई है। ऊपर दिखाते हैं हम, देखिए, और ये सड़क दिखाई गई है कि इतनी अच्छी तरह से थी। अभी बीच में नाले भी दिखाए गए हैं कि नाले भी बनाए जाते थे, सड़क भी होती थी ऐसे, इनको भी देखो ढक दिया जाता था, बीच बीच में मेन होल बनाया जाता था, जो हमने अभी पढ़ा है उसमें है। ये नीचे ये कुआं दिखाया गया है। ये सब प्रमाण मिले हैं, तभी तो हमें पता चला है कि ये सब होता था वहाँ पर। ये मैंने बता ही दिया है। इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है आज तक, ये साइड वाला आप पढ़ लें, इससे पता चल जाएगा। नगर और नए शिल्प आगे करते हैं। नगरों में नए शिल्प कौन कौन से होते थे, यानी शिल्प क्या क्या बनाते थे, क्या क्या चीज़ें मिली हैं जैसे कि हम पता लगा सकें कि नगरों में शिल्पकार भी रहते थे। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर कौन कौन से मिले हैं, शंख मिले हैं, यानी नदी के आसपास मिले हैं, उधर समुद्र भी पड़ता है तो शंख की चीज़ें भी मिली हैं, तांबे की मिली हैं, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। इन सब का प्रयोग होता था। तांबे और कांसे से औजार, कांस्य युगीन सभ्यता थी एक, ये क्वेश्चन याद रख लेना। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसे से क्या बनाया जाता था, औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। देखिए कितना विकसित होगा
गहने भी बनाए जाते हैं, बर्तन, वो भी किससे? सोने और चांदी से। आज इतना कीमती शायद ना हुआ होगा, उस समय पर आसानी से मिल जाता होगा, तो इसलिए ये सब चीज़ें भी मिली हैं। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक हैं। सबसे आकर्षक, देखते ही ऐसा लगता है कि किस तरह से, कैसे बनाए गए होंगे। इनमें सबसे आकर्षक कौन से हैं? मन के। मन के तो छोटे होते हैं, उन छोटे छोटे मनकों को किस तरह से बनाया गया होगा। बाट, बाट भी मिले हैं, जैसे ये रहे। और फलक, यानी यहाँ पर ये पैने पैने होते हैं, हथियार वगैरह भी बनाए गए हैं। देख सकते हैं ऊपर ये बाट दिखाए गए हैं। किससे बने होते थे ये? आगे कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ पाएँ, ये कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर, यानी ये क्वेश्चन बनेगा कि बाट किससे बनाए जाते थे? चर्ट नामक पत्थर से। उस समय पर होता था, चर्ट पत्थर से बने होते थे। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा, कुछ तोलने के लिए ही बनाया गया होगा। मन के देखिए, बाट ऊपर दिए गए हैं, ये मन के देख सकते हो आप। मन के इनमें से कई कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। मन के किससे बनाए गए थे? कार्नेलियन पत्थरों से। पत्थरों को काट कर, उनको तराश कर, कितनी बारीकी का काम होता था। उनमें बीच में छेद किया जाता था। इतनी बारीक चीज़ें कैसे बना ली जाती थी, तो आकर्षक तो होंगी ही। ये सब अनुमान लगाते हैं कि इनको कैसे बनाया जाता होगा। ये देखिए, ये भी ये होते थे, पत्थर के धारदार फलक होते थे जो ऊपर दिखाए गए हैं। वो इस तरह की वस्तुएं मिली हैं। और नीचे देखिए, आगे करते हैं हम। कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। ये देखो, ये सॉरी, इस साइड दिखाते हैं। ये मिली है। इस पे ये देखो कढ़ाईदार, ये रहा वस्त्र है, शॉल। कितने फूल पत्तियां वगैरह बनाई गई हैं इसके ऊपर। पत्थर की मूर्ति है, और ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ये भी याद रख लेना। और सूती वस्त्र, सूती शॉल है, इसके ऊपर चित्रकारी वगैरह की गई है। ये तो ये भी मिला है। इसका मतलब सूती वस्त्र का भी उपयोग होता था। ये अनुमान लगा सकते हैं हम। जो वस्तुएं मिली हैं उसी से तो अनुमान लगा रहे हैं। इसको इसे देखकर ही अनुमान भी लगाते हैं पुरातत्वविद कि ये शासक वर्ग भी होता होगा। पुरोहित, जिसे पुरोहित बोलते हैं, हो सकता है शासक वर्ग यही हो। देखिए कहाँ तक कर लिया था हमने। ये करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। पत्थर की मोहरें बनाते ही थे, पत्थर की बनी होती थी। इन आयताकार जो ऊपर दिखाई गई है उनको देख सकते हैं। मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। कुबड़ वाला बैल अभी दिखाया गया है, उसके ऊपर जानवर दिखाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। बर्तन कैसे बनते थे? लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाए गए थे, काले रंग से डिजाइन किया गया था उनके ऊपर। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। लाल बर्तन कैसे होते थे? लाल मिट्टी के, और उसके ऊपर काले रंग के डिजाइन बने हुए थे। देखिए आगे देखते हैं। बहुत ही उपयोगी है ये लेसन, इसको ज़रूर पढ़ लें। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। यानी ये मेहरगढ़ पहले भी देखा था पिछले वाले लेसन में। वर्तमान पाकिस्तान में मेहरगढ़ जो मिला है, जहाँ पर सबसे पहले खेती वगैरह होने लगी थी, उसमें कौन सी वस्तु मिली है? कपास मिली है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के समय पर इंडस या हिंडन बोलते थे। ये मेहरगढ़ में मिला है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान को ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यानी कपास यानी कॉटन की जो उसके अवशेष कहाँ मिले हैं? एक चांदी का फूलदान है, उसको ऊपर से ढकने के लिए क्या कपड़ा बांधा गया होगा, तो उस ढक्कन से चिपका हुआ उसके अवशेष अभी भी मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी
टकलियाँ सूत का कताई का संकेत देती हैं। इसी ये अनुमान लगाते हैं कि कॉटन का यानी सूती वस्त्र का भी उपयोग होता था, जो पकी मिट्टी होती थी या फेंस फेंस एक चिकनी मिट्टी वगैरह से ये तैयार किया जाता। फेंस यूं की अवस्था में नहीं यूज़ किया जाता था, इसको तैयार किया जाता था, जिसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। उससे तकलियाँ बनाई जाती थी। आगे देखते हैं। इनमें से अधिकतर वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जो जानकार होगा वही तो इस तरह की इतनी बारीक चीज़ें बना सकता है। तो विशेषज्ञ तो होंगे ही, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना और मोहरों को पच्चीकारी करना, उन पे चित्रकारी वगैरह करना, ये सब विशेषज्ञ होंगे तभी तो हो पाता है। ये आप चित्र में देख सकते हैं। मूर्ति का चेहरा जो अभी हमने देखा, जिसे पुरोहित बताया गया, शासक वर्ग है जिसने सूती वस्त्र का शॉल ओढ़ा गया है, वो कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यानी इसका मतलब है कि विशेषज्ञ होते जो मूर्तिकार भी हो सकते थे। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं पुरुष दोनों ही काम में दक्ष थे, ये अनुमान लगाते हैं। ऐसा प्रमाण हम वर्तमान में प्रमाण के साथ तो कैसे कह सकते हैं कि दोनों ही करते थे या एक पुरुष ही करते थे। अब देखिए, फेंस के बारे में अभी बताया था मैंने। फेंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस पत्थर जो और शंख समुद्र के पास मिलते हैं। पत्थर भी प्राकृतिक अवस्था में यूं का यूं हम यूज कर सकते हैं, मिल जाते हैं। लेकिन फेंस को तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता था? कृत्रिम रूप से, यानी उसको चेंज करके फिर बनाया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। यानी बालू या स्फटिक पत्थर उस टाइम पे जो मिलता था, उसका चूर्ण बना के उसमें गोंद मिला दिया, जिससे कि वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता था। उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसे कौन कौन सी, देखिए, इनके बाद इन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। एक चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। फेन से बनाए जाते थे मन के, यानी इतने बारीकी का काम होता था। मन के तो बिल्कुल छोटे होते हैं, तो उनके लिए सॉफ्ट भी चाहिए, इसलिए फैंस को तैयार किया जाता था। मन के बनाने के लिए चूड़ियाँ गोलाई देने के लिए उसके लिए भी सॉफ्ट चाहिए कच्चा माल, तो उसके लिए फैन से बनाते थे। बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, यानी इतना सॉफ्ट हो जाता था ये फैंस को तैयार करने पे। ये क्वेश्चन बन सकता है, फैंस क्या होता था और कैसे तैयार किया जाता था, इनसे क्या क्या बनता था, ये सब देखिए। आगे देखते हैं। कच्चे माल की खोज में, यानी कच्चा माल जो जितनी वस्तुएं मिली हैं, बर्तन मिले हैं, सोने चांदी का भी मिले हैं, अलग अलग तरह के पत्थरों के भी मिले हैं। बहुत सारे कच्चे माल की ज़रूरत होती थी इस तरह की वस्तुएं बनाने के लिए। तो कच्चे माल की खोज में यानी व्यापार भी होता होगा कच्चा माल प्राप्त करने के लिए। तो उसके लिए कहाँ कहाँ से व्यापार होता था और कैसे पूरा करते थे उनको। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, या तो नेचुरल रूप से वहाँ पर जहाँ पे हैं वहीं पे मिल जाते हैं, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी, धातुओं के अयस्क धातु वगैरह है, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें से कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिली थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। यानी कुछ चीज़ें तो प्राकृतिक रूप से वहीं मिल गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को ज़रूरत के हिसाब से ये तांबा है, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर ज़रूरत पड़ती थी तो वो दूर दूर से आयात करते थे। इसका मतलब आयात निर्यात भी होता था। तो ये सब उस समय पर आयात निर्यात भी विकसित अवस्था में था, अच्छी अवस्था में होता था। आगे देखते हैं। इसमें हम आगे करवाएंगे आयात
और उसका निर्यात, यानी कौन सी चीज़ें आयात की जाती थी, कौन सी निर्यात की जाती थी। आप आज काफ़ी लंबा हो जाएगा, इतना ही करवाते हैं, आधा फिर करवा देंगे। 2 वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसको 1-2 बार देख लें, इससे सारे क्वेश्चन ही कवर हो जाएंगे आपको, और कहीं से कोई ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये पढ़ने के बाद। इसलिए अच्छी तरह से पढ़ लें, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि सब बच्चों को लाभ मिल सके इससे। धन्यवाद। लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।